तो बच्चों कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज का ये वीडियो क्लास 12th के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th का जो आपका हिंदी ऐच्छिक विषय है, सब्जेक्ट है आपका हिंदी ऐच्छिक का, इसका एक इम्पॉर्टेंट सैम्पल क्वेश्चन पेपर इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। और ये हमारा छठा सैम्पल पेपर है। छठे सैम्पल पेपर का भी ये पार्ट 2 वाला वीडियो है, ठीक है बच्चों, जिसके अंदर हम लोग सेक्शन बी यानी खंड ब को कवर करेंगे। अगर अभी तक आपने इसका पार्ट 1 वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उस पर क्लिक करके पार्ट 1 वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा। आपका जो पेपर होने वाला है 19 फरवरी 2024 को, उसके अंदर आपको ये सैम्पल पेपर बहुत ज़्यादा मदद करेगा। अगर आप चाहते हैं इसी प्रकार की वीडियोस और देखना तो हमारे चैनल पे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। जितना ज़्यादा वीडियो को आप लाइक करते हैं उतना ज़्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस को बनाने के लिए। चैनल पर अगर आप नए आ गए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बगल में आपको बेल का घंटी या घंटा कुछ भी कह सकते हैं उसका आइकन देखने को मिलेगा, उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि जो भी हम नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन पर आ जाया करे और आपकी जो तैयारी है एग्जाम्स के लिए वो और भी बेहतर से बेहतर तरीके से हो सके। और हम सभी ने मिल करके आपके लिए हिंदी के 20 सैम्पल पेपर्स रेडी किए हैं, जिसका पीडीएफ आप ले सकते हैं। वैसे तो ये सैम्पल पेपर्स 199 रुपीज़ के हैं, लेकिन अगर अभी आप लेते हैं तो 50% का भारी छूट देखने को मिलेगा। केवल 99 रुपीज़ में आप 20 सैम्पल पेपर का पीडीएफ बाय कर सकते हैं और अपनी परीक्षाओं की तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। अगला जो आप क्लिप देखेंगे वो इसी से संबंधित होने वाला है, तो नेक्स्ट क्लिप देखिए बच्चों। हम आपके लिए लेकर के आए हैं हिंदी के 20 सैम्पल पेपर्स। जी हाँ बच्चों, अगर आप इन 20 सैम्पल पेपर्स की तैयारी करते हैं तो आप अपने बोर्ड एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। आज ही इन सैम्पल पेपर्स को लीजिए और अपने बोर्ड एग्जाम की जो तैयारी है उसको नेक्स्ट लेवल पर लेकर के जाइए। इन सैम्पल पेपर्स के अंदर हमारा आज तक का सारा एक्सपीरियंस आपको देखने को मिलेगा। तो सैम्पल पेपर लेने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए और 50% की भारी छूट का लाभ उठाइए। तो हम लोग आगे हैं खंड ब यानी सेक्शन बी के अंदर। इसके अंदर हमसे वर्णनात्मक प्रकार के जो प्रश्न होते हैं वो पूछे जाएंगे और उसका उत्तर हमें देना है। तो चलिए देखते हैं एक एक करके क्वेश्चंस को। यहाँ पर सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन पेपर का 7वां क्वेश्चन है। क्या है भैया कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 120 शब्दों में रचनात्मक लेख लिखिए। ठीक है, 3 टॉपिक आपको यहाँ पर दे दिया गया है, 3 में से किसी एक पर एक रचनात्मक लेख आपको लिखना है। काइंड ऑफ आप कह सकते हैं निबंध होता है ना, उस तरह का ही आपको एक लेख लिखना है। ठीक है, जो कि रचनात्मक होना चाहिए, इसीलिए इसका नाम हो जाता है रचनात्मक लेख। तो पहला है आपका चंद्रयान 3 की सफलता पर मेरी प्रतिक्रिया। जो आपका मून लैंडिंग हुआ था थर्ड अटेम्प्ट में, जो हम लोग सक्सेसफुल हुए थे ना, तो उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, यानी आपका क्या रिएक्शन है, उसके बारे में बताना है। तो इस पर आप एक रचनात्मक लेख लिख सकते हैं। अगला है जब मैं पेड़ की छाँव में बैठी, इसके ऊपर लिख सकते हैं। और तीसरा है महानगरीय जीवन की चुनौतियाँ। तो जो थर्ड वाला है आपका महानगरीय जीवन की चुनौतियाँ, इसके ऊपर मैंने आपको रचनात्मक लेख लिख करके दिखाया है कि किस प्रकार से आप रचनात्मक लेख लिख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ऊपर आपका जो टॉपिक है महानगरीय जीवन की चुनौतियाँ वो लिख देना है। जो भी टॉपिक आप चूज़ करेंगे वो लिखना है, उसके बारे में फिर यहाँ नीचे लिखते हुए चलना है। जैसे महानगर एक ऐसी जगह होती है जहाँ बड़े बड़े शहर, फैक्ट्री हो और दफ्तर हो, स्कूल हो और अनगिनत सुख सुविधाएं हों, जिनसे आम तौर पर लोग प्रभावित होकर महानगरों में बसने का प्रयास करते हैं। लेकिन महानगर को विभिन्न समस्याओं वाला नगर भी कहा जा सकता है, क्योंकि वर्तमान समय में अधिक से अधिक लोग गांव से पलायन करके शहरों में जाना पसंद करते हैं, जिससे कि वहां की आबादी बढ़ती चली जा रही है। वहां की आम जनता का रहना बद से बदतर होता चला जा रहा है। देखिए, महानगर जैसे दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता, इनकी बात करूँ मैं, तो यहाँ पर क्या हो रहा है ना कि गाँव से बहुत ज़्यादा लोग पलायन करके आ रहे हैं। ठीक है, अब गाँव से लोग पलायन करके आते हैं तो एक ये सोचते हैं कि भैया यहाँ पर मुझे अच्छी सुख सुविधाएं मिलेंगी, ठीक है, काम मिलेगा, बहुत सारी चीज़ें सोच करके आते हैं। लेकिन वास्तविकता इससे बहुत अलग है। ठीक है, सबको काम मिलना ये तो पॉसिबल नहीं है। बहुत सारे लोग आते हैं जो बेरोजगार यहाँ बैठे रहते हैं। ठीक है, सारी सुख सुविधाएं सभी को नहीं मिल पाती। इसी कारण से क्या होता है, ज़्यादातर जब लोग आने लग जाते हैं तो झुग्गियों का निर्माण होने लग जाता है। ठीक है, स्लम कॉलोनीज जिसको बोलते हैं, ऐसी कॉलोनियाँ बनने लग जाती हैं। और मैं वहाँ पर रहने वाले लोगों की निंदा या फिर कुछ बुराई नहीं कर रहा हूँ। अगर किसी को बुरा लगा हो तो हाथ जोड़ करके नमन है। मैं सिर्फ एक टीचर होने के नाते यहाँ पर समझा रहा हूँ आपको। ठीक है, तो ज़्यादातर जब लोग गाँव से शहरों के अंदर आते हैं तो इस तरह की जगह हमें बसते हुए दिखते हैं नगरों के अंदर। जैसे मुंबई का जो धारावी इलाका है वो बेस्ट एग्जाम्पल आप कह सकते हैं। आज भी अगर कोई मुंबई जाता है तो मुंबई में भैया रहने के लिए आपको रेंट पर अपना घर लेना पड़ेगा, अगर आपका घर नहीं है तो। ठीक है,
और रेंट पर एक घर लेना बहुत कॉस्टली पड़ता है। दिल्ली में तो फिर भी सस्ता है, वहाँ बहुत कॉस्टली है, ठीक है? इसीलिए लोग धारावी जैसी जगहों पर जाते हैं, वहाँ पर रहना पसंद करते हैं। तो ऐसे क्या हो रहा है, भीड़ बढ़ती चली जा रही है और शहरों में जो लोग रह रहे हैं, उनका जीना बद से बदतर होता चला जा रहा है, ठीक है? ये चीज़ें आप लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं, लोगों को विभिन्न प्रकार की समस्याएं झेलनी पड़ती है। उदाहरण के लिए पानी एक बहुत बड़ी समस्या है। महानगरों में कई ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां पर पानी की इतनी किल्लत होती है कि सप्ताह में 1 या 2 ही दिन उन्हें पानी मिल पाता है। आजकल तो बिजली संकट भी एक मुख्य संकट के रूप में देखा जा सकता है। गांव की बिजली तो जाती ही रहती है, लेकिन आजकल नगरों की बिजली भी जाने लग गई है, जिस कारण लोगों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ता है, ठीक है? आज के टाइम पे देखिए बिजली जाने लग गई है शहरों के अंदर, जो कि नहीं होना चाहिए। शहर मतलब बिजली प्रॉपर, गाँव में बेशक थोड़ी बहुत बिजली कट जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका कारण ये है कि शहरों में बहुत बड़ी-बड़ी फैक्ट्रियाँ होती हैं, ठीक है? जिनको चलाने से देश की अर्थव्यवस्था चलती है भैया। एक तरह से आप कह सकते हैं, जो बड़ी-बड़ी फैक्ट्रियाँ चलती हैं, उनसे जो कमाई होती है और उनका एक बहुत बड़ा हिस्सा सरकार को टैक्स के रूप में जाता है। उससे बहुत ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिलता है। रोज़गार मिलेगा तो उनको पैसा आएगा तो वो इकोनॉमी में फ्लोट करता है वो पैसा, ठीक है? तो इस तरह से बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जो है फैक्ट्रियों, उद्योगों का भारतीय अर्थव्यवस्था में देखने को मिलता है। तो इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि भैया शहरों में बिजली नहीं जानी चाहिए, लेकिन आज के टाइम पे देखा जाता है कि शहरों में भी बिजली जाने लग गई है। बिजली ना होने की वजह से पानी भी अन्य प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। देखिए बिजली अगर शहर में नहीं होता है ना, बहुत तरह की समस्याएँ आने लग जाती है। जैसे पानी, अब गाँव में तो है नहीं कि नलका चलाया इस तरह से और पानी निकालने लग गए, नहीं। शहरों में क्या होता है कि मोटर के थ्रू पानी जो है वो खींचा जाता है। पाइप में पानी आ रहा होता है और घरों में मोटर लगा हुआ रहता है। लोग मोटर चलाते हैं और पानी आ जाता है। ठीक है? ये हो गया आपका। अब लाइट नहीं रहेगा, बिजली नहीं रहेगा तो मोटर नहीं चलेगा। कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन का प्रयोग करते हैं। मसाले पीसने के लिए यहाँ पर आपका मिक्सी आता है, उसका प्रयोग करते हैं। यानी कि आज के टाइम पे ये कहना भी गलत नहीं होगा कि शहरों में ज़्यादातर जो लोग हैं वो मशीनों पर निर्भर है और मशीन बिना बिजली के नहीं चल सकता, ठीक है? तो बिजली के बिना शहर जो है, शहर के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा समस्या में आते हैं और आजकल ये शहरों में देखने को मिल रहा है। ज़्यादातर आबादी के कारण बिजली संकट, पानी संकट और अन्य संकटों का सामना करना पड़ रहा है शहर के लोगों को, महानगरों के लोगों को। यहाँ पर आगे भी देख सकते हैं, लोगों को 2 वक़्त की रोटी जुटाने के लिए भी कड़ा परिश्रम करना पड़ता है। आजकल जो लोग हैं 2 वक़्त की रोटी जुटाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, तब जाकर के उनको 2 वक़्त की रोटी नसीब हो पाती है। ख़ासकर गरीब मज़दूर वर्ग के लोगों की बात करें तो वो अलग ही है। लेकिन तब भी एक गाँव के लोगों का सोचना ये है कि शहर जो है उनके लिए ज़्यादा बेहतर है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। आज के टाइम पे फिर भी गाँव के लोग सोचते हैं, अरे चलो भैया शहर चलते हैं, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता आदि, वहाँ पैसा कमाएँगे मस्त। लेकिन उनको ये बात नहीं पता है कि शहरों में आज के टाइम पे बर्डन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। जो भारतीय शहर है वो ओवर क्राउडेड हो चुके हैं आज के टाइम पे, ठीक है? तो सरकार को भी इस ओर ध्यान देना चाहिए कि किस प्रकार से गाँव में ही रोज़गार के नए-नए अवसर लाए जाए। जैसे आपका मनरेगा वगैरह चलते हैं ना, महात्मा गांधी नेशनल इस तरह से करके, ठीक है? तो वैसे ही अन्य रोज़गार के ऑप्शंस दिए जाए गाँव वालों को, ताकि गाँव के लोग उसमें संलग्न हो सके और शहरों में पलायन ना करें। तो इस तरह से करके आप अपने कुछ शब्द जोड़ करके भी रचनात्मक लेख लिख सकते हैं। मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए ये लिख करके दिखा रखा है। आशा करता हूँ कि ये रचनात्मक लेख लिखते कैसे आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा हो, अगर इसी प्रकार की वीडियोज़ आप और देखना चाहते हो, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा बच्चों। जितना ज़्यादा वीडियो को आप लाइक करते हैं, उतना ज़्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोज़ को बनाने के लिए, ठीक है? चलिए। अब हम लोग आ गए हैं 8वें क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पर कह रहा है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर 60 शब्दों में लिखिए। यहाँ पर आपको 3 क्वेश्चन दे दिए हैं, अभिव्यक्ति और माध्यम वाली जो पुस्तक है उससे संबंधित है और 3 में से कोई 2 क्वेश्चन करना है और एक क्वेश्चन का जो आपका वर्ड लिमिट रहेगा वो 60 वर्ड यानी 60 शब्द रहने वाला है, ठीक है? पहला क्वेश्चन है, विभिन्न जनसंचार माध्यमों में से प्रिंट माध्यम की खूबियों का वर्णन करें। जो विभिन्न जनसंचार माध्यम है उसमें से जो प्रिंट माध्यम है, प्रिंट माध्यम मतलब छपा हुआ इस तरह, तो उसकी खूबियाँ क्या-क्या होती है वो आपको यहाँ बताना है। तो देखिए प्रिंट माध्यम, जैसे मैं एक अखबार का एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है? एक जो आपका अखबार होता है यानी न्यूज़पेपर होता है, उसके अंदर आपको पढ़ने व सोचने का पूरा अवसर प्राप्त होता है, ठीक है? अखबार उठा लीजिए, अच्छे से पढ़िए उसको, जो खबरें आई हुई हैं उसके बारे में सोचिए कि अच्छा देश दुनिया में ये हो रहा है, ये हो रहा है, इस तरह से करके।
तो जैसे अभी किसान आंदोलन हो रहा है ना, तो उसके बारे में भी अलग अलग तरह के खबरें अखबारों में आपको देखने को मिलेंगी। तो आप अखबार उठा करके पढ़ सकते हैं और पढ़ने के बाद आप खुद से ही डिसाइड कर सकते हैं कि क्या ये चीज़ सही हो रही है या गलत हो रही है, वो आपके ऊपर है कम्प्लीटली। ठीक है, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो प्रिंट माध्यम होते हैं उसके अंदर पढ़ने और सोचने का पूरा अवसर मिलता है। ये आप लिख सकते हैं प्रिंट माध्यम की खूबियों के अंदर, यानी कि अच्छाइयों के अंदर। और क्या लिख सकते हैं, प्रिंट माध्यम के द्वारा किसी भी सामग्री को संदर्भ के लिए काटकर लंबे समय तक रख सकते हैं। कोई प्रिंट माध्यम है, जैसे आपका अखबार हो गया, जो सो कि मैगजीन हो गया, या कोई किताब का कटिंग हो गया, इस तरह से मतलब किसी का भी आप कटिंग लेकर के लंबे समय तक रख सकते हैं। मान लीजिए कि आपको एक किताब है, उसमें एक कविता बहुत अच्छी लगी, ठीक है, और आप चाहते हैं कि उस कविता को आप आने वाले 50 सालों तक पढ़े, ठीक है, या अपने पास रखे रहे, तो आप क्या कर सकते हैं, उस किताब की जिस भी पेज में वो कविता है, उस पेज को कट करके अपने साथ रख सकते हैं, या उस किताब को ही अपने साथ रख सकते हैं, जिससे कि क्या हो भैया, लंबे समय तक आपके पास वो चीज़ रहेगी, तो आप फ्यूचर में जब भी पढ़ना चाहे इजीली पढ़ सकते हैं। लेकिन मोबाइल वगैरह में क्या होता है, डिलीट हो जाता है, तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत होती है। कहीं से भी, बीच में से कहीं से भी आप इसको पढ़ सकते हैं। अखबार खोल लीजिए, किताब खोल लीजिए, मैगजीन खोल लीजिए, कहीं से भी खोलिए और पढ़ना शुरू कर दीजिए। ये बहुत बड़ी खासियत होती है जनसंचार माध्यमों में प्रिंट माध्यम की। तो इस प्रकार से आंसर आप लिख सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा बच्चों। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, समय के बंधन का नाटक में क्या महत्व है? जो समय का बंधन होता है उसमें नाटक में उसका क्या महत्व होता है, वो आपको बताना है। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि एक नाटक हो रहा है, ठीक है, तो नाटक अगर लंबा चलेगा तो ऑडियंस बोर हो जाएगी जो नाटक को देख रहे हैं, ठीक है। नाटक अगर शॉर्ट टाइम में ख़त्म किया जाएगा, कम समय में ख़त्म किया जाएगा और अच्छे से ख़त्म किया जाएगा, तो ऑडियंस बोर भी नहीं होगी और पूरा नाटक देखेगी भी। तो यही यहाँ पर समय का बंधन होता है नाटक के अंदर। तो यही चीज़ें जो मैंने आपको बताई वो लिखा हुआ है, वीडियो पॉज करके आप पूरा का पूरा रीड कर सकते हैं बच्चों। ओके, चलिए परफेक्ट। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है, कहानी लेखन में द्वंद्व और संवाद का योगदान अति महत्वपूर्ण है, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, जो कहानी लेखन होता है उसमें द्वंद्व और संवाद ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, या यूँ कह लीजिए अति महत्वपूर्ण होते हैं, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, वो आपको बताना है। तो द्वंद्व क्या होता है और संवाद क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। द्वंद्व, कहानी में द्वंद्व के तत्वों का होना आवश्यक है। द्वंद्व कथानक को आगे बढ़ाता है तथा कहानी में रोचकता बनाए रखता है। द्वंद्व के तत्वों से अभिप्राय यह है कि परिस्थितियों के रास्ते में एक या अनेक बाधाएं होती हैं। उन बाधाओं के समाप्त हो जाने पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचकर कथानक पूरा हो जाता है। कहानी की यह शर्त है कि वह नाटकीय ढंग से अपने उद्देश्य को पूर्ण करते हुए समाप्त हो जाए। कहानी द्वंद्व के कारण ही पूर्ण होती है। तो इस प्रकार से आंसर आप लिख सकते हैं। बात करें अगर संवाद की, तो संवाद के बारे में इस प्रकार से आप लिखेंगे कि कहानी में संवाद का जो विशेष महत्व होता है, इसका जो महत्व होता है वो विशेष महत्व होता है। संवाद की कहानी और कहानी को और पात्र को स्थापित एवं विकसित करते हैं। ठीक है, संवाद जो होता है, संवाद ही क्या करता है, कहानी को और पात्र को स्थापित एवं विकसित करता है, साथ ही कहानी को गति देता है। जो कहानी होता है और यहाँ पर पात्र होता है, दोनों को एक जगह स्थापित करते हैं, इस्टेब्लिश करते हैं, और उसको डेवलप करने में, आगे बढ़ाने में बहुत ज़्यादा योगदान होता है संवाद का। ठीक है, साथ ही कहानी को एक गति देता है। कौन देता है? संवाद। आगे बढ़ाते हैं, जो घटना या प्रतिक्रिया कहानीकार नहीं दिखा सकता उसे संवादों के माध्यम से सामने लाता है। संवाद पात्रों के स्वभाव और पूरी पृष्ठभूमि के अनुकूल होते हैं। तो इस प्रकार से आंसर आप लिख सकते हैं बच्चों। ओके, चलिए अब हम लोग आ गए हैं 9वें क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पर देखिए क्या है, ये बोल रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 60 शब्दों में लिखिए। तो जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं उसका आंसर जो आपको लिखना है वो 60 वर्ड यानी 60 शब्दों में लिखना है। तो 9वीं के पहले में देखिए क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, नाटक लिखते समय नाटककार को किन महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन्हीं 3 बिंदुओं को लिखिए। तो जब नाटक लिखी जाती हैं तो नाटककार को यहाँ पर भाषा, चरित्र, नाटकों के रूप, आकार, दृश्यों की सजावट और उसके उचित संतुलन, परिधान व्यवस्था, प्रकाश व्यवस्था, इन सब पर ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से आंसर आप लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पूर्णकालिक पत्रकार किसे कहते हैं एवं भारत में प्रथम छापाखाना कब और कहाँ खुला था? पूर्णकालिक पत्रकार वह पत्रकार होता है जो किसी समाचार पत्र के लिए वेतन लेकर काम करता है। मान लीजिए महीने में 20,000 रुपये सैलरी मिल रहा है एक पत्रकार को, ठीक है, और वो 9 बजे जा रहा है, शाम को 5 बजे वहाँ से आ रहा है, ये पूर्णकालिक पत्रकार हो गया। ठीक है, और भारत में प्रथम छापाखाना कब और कहाँ खुला था? तो 1556 गोवा में खुला था।
ठीक है। ये एक वीडियो में मैंने क्वेश्चन भी पूछा था। अब हम लोग आ गए हैं 10वें क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पर देखिए 10वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमें कि निम्न में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है। यहाँ पर आपको 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 3 में से कोई 2 क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। पहला क्वेश्चन है कि इस वर्ष के पाठ्यक्रम में आपने एक प्रयोगवादी कविता पढ़ी है जिसमें दीपक के माध्यम से लघु मानव को महत्व दिया गया है। इसकी उपयोगिता सिद्ध करते हुए अपने विचार लिखिए। देखिए कितना घुमा करके आपसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि इस साल के पाठ्यक्रम में, यानी इस साल का जो सिलेबस है उसमें आपने एक प्रयोगवादी कविता पढ़ी है। बहुत सारे बच्चों को यहाँ पर समझ नहीं आएगा, आगे पढ़ते हैं। जिसमें दीपक के माध्यम से लघु मानव को महत्व दिया गया है। अब दीपक की बात हो गई तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है? यह दीप अकेला। इसकी उपयोगिता सिद्ध करते हुए अपने विचार लिखिए। ठीक है। तो यह दीप अकेला जो है इसकी यहाँ पर उपयोगिता सिद्ध करते हुए आप कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। जैसे कविता का नाम है यह दीप अकेला, व्यक्ति की तुलना दीप से की गई है इसके अंदर। ठीक है। और दीपक की विशेषता कुछ इस प्रकार से है, वह अकेला जलता है, वह स्नेह से युक्त है यानी प्यार से भरा हुआ है, गर्व विद्यमान है वह। ठीक है। व्यक्तित्व इतना विशाल है कि अकेले में भी सार्थक है वो, कि उसका जो व्यक्तित्व है इतना ज़्यादा विशाल है कि वो अकेले में भी सार्थक है, किसी और की ज़रूरत उसे नहीं है। व्यक्ति की विशेषता उसमें विद्यमान गुण समाज के लिए आवश्यक है। ठीक है। व्यक्ति की विशेषता हमें इस तरह से देखने को मिलती है कि उसके अंदर जो भी गुण है वो समाज के लिए आवश्यक है या नहीं। आवश्यकता पड़ने पर वह अपना सर्वस्व समाज के लिए दे सकता है कि नहीं दे सकता है। वह नहीं चाहता कि कोई आत्मत्याग के लिए उस पर दबाव डाले, वह इसे अपनी स्वेच्छा से करने के हक में है। तो इस प्रकार से आंसर आप लिख सकते हैं बच्चों। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है कि राम वन गमन के पश्चात कौशल्या की स्थिति पर टिप्पणी कीजिए। जब राम जी वनवास चले गए तो जो माता कौशल्या थी उनकी क्या स्थिति थी उसके बारे में आपको बताना है। तो उनकी जो स्थिति थी वो ये थी कि मानसिक स्थिति ठीक न होना। उनकी जो मानसिक स्थिति थी वो ठीक नहीं थी। बार बार वो राम को याद किया करती थी, राम जी को, राम जी की वस्तुओं को बार बार आंखों से लगाना और बेचैन होना। राम जी की जो भी वस्तुएं थी उनको बार बार आंखों से लगा करके वो बेचैन होती थी। कौन? माता कौशल्या। कभी बोलना, कभी चुप हो जाना, ऐसा हमें उनका जो है स्थिति देखने को मिल रहा था जब राम जी वन चले गए थे तब। ठीक है। तो इस प्रकार से आंसर आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है कि तोड़ो कविता का प्रतिपाद्य स्पष्ट कीजिए। तो तोड़ो कविता के बारे में आपको बता देना है। आंसर इस तरह से रहेगा कि यह एक उद्बोधन जो सो कि बोधनपूरक कविता है। इसमें कवि धरती से मन की करते हुए नवीन सृजन के लिए प्रेरित करता है। एक और वह धरती पर फैले बंजर चट्टानों और उस पर भाग को तोड़कर उसे उपजाऊ बनाने की बात करता है, तो दूसरी ओर मन से नकारात्मक भावों को खोदकर बाहर निकालने का आह्वान करता है, क्योंकि ये नकारात्मक भाव नवीन सृजन में बाधक है। यहाँ कवि विध्वंस के लिए नहीं उकसाता अपितु नवीन सृजन के लिए प्रेरित करता है। तो इस प्रकार से आंसर आप लिख सकते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब हम लोग आगे हैं 11वें क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पर आपको 2 जो है काव्यांश दिया गया है, 2 में से किसी एक काव्यांश की आपको सप्रसंग व्याख्या करनी है। तो पहला वाला काव्यांश आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से दिया गया है, और इसके अथवा में आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से आपका काव्यांश दिया गया है। जो मैंने आपको सप्रसंग व्याख्या करके दिखा रखा है, ये सेकंड वाला जो अथवा में आपको काव्यांश दिया गया है ये वाला, इसका करके आपको दिखा रखा है। वीडियो पॉज करके पूरा का पूरा आप रीड कर सकते हैं। अब देखिए इसकी सप्रसंग व्याख्या कैसे करनी है। स्टार्टिंग की कुछ लाइनें उठा लीजिएगा, जैसे मैंने ले लिया है, जो है वह सुगबुगाता डैश 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 डैश। फिर लास्ट की कुछ लाइनें ले ली है, जैसे कटोरों का निचाट खालीपन। ठीक है, इस तरह से ले लिया है बच्चों। उसके बाद आ जाते हैं संदर्भ के अंदर। संदर्भ में आपको कवि के बारे में लिख देना है। कवि कौन है यहाँ पर? हमारे केदारनाथ सिंह जी है। कविता कौन सी है? बनारस है हमारी। और प्रसंग के अंदर आपको बता देना है कि इन लाइनों के अंदर क्या बातें की गई है। तो यहाँ पर प्रसंग में आप लिख देंगे कि इसमें कवि ने बनारस शहर की जागृति, उल्लास व नवीन चेतना का बड़ा ही सजीव चित्रण प्रस्तुत किया है। फिर व्याख्या में पूरा डिटेल में आप व्याख्या कर दीजिएगा। और लास्ट में आपको क्या लिखना है? काव्यांगत विशेषताएं। जैसे मैंने लिखा है कि यहाँ कवि ने बनारस शहर के जीवन का सजीव चित्रण किया है।
खड़ी बोली का प्रयोग हमें देखने को मिला है इस कविता के अंदर। साथ ही साथ मुक्त छंद की रचना है, बैठे बंदरों और एक अजीब में अनुप्रास अलंकार है, और पाता हो गया में विरोधाभासी अलंकार है, बिंब विधान है, और रस शांत दृश्य व स्पर्श है। तो इस प्रकार से इसका आप यहाँ पर सप्रसंग व्याख्या कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है, अगेन एंड अगेन मैं आपको एक ही बात बोल रहा हूँ कि वीडियो को लाइक वा कर दीजिए, बहुत मोटिवेशन वहाँ बढ़ता है इससे। पूरा साल मेहनत करते हैं बच्चों आपके लिए, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। जितना ज़्यादा वीडियो को आप लाइक करते हैं उतना ज़्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस को बनाने के लिए। हमारा जो मोटिवेशन का लेवल है आपके लाइक करने से, वो धरती से चांद, चांद से मंगल ग्रह, मंगल ग्रह से वापस धरती पर आ जाता है। ठीक है, मोटिवेशन के संदर्भ में मैं आपको बता रहा हूं, तो लाइक जरूर कीजिएगा बच्चों। ओके, चलिए अब हम लोग आ गए हैं 12वें क्वेश्चन के अंदर। 12वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लिखिए, ठीक है, या दीजिए करके। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि औद्योगिकीकरण ने पर्यावरण को कैसे प्रभावित किया है, जहाँ कोई वापसी नहीं, पाठ के आधार पर बताइए। तो आंसर आप इस प्रकार से लिखेंगे कि औद्योगिकीकरण ने पर्यावरण को पूरी तरह से प्रभावित किया है, जहाँ कोई वापसी नहीं। पाठ में लेखक ने इसने बात को पूरी तरह से स्पष्ट किया है। ठीक है, इससे आएगा यहाँ पर, इससे बात को पूरी तरह से स्पष्ट किया है। औद्योगिकीकरण के लिए लोगों की जमीन अधिग्रहित की गई है, उन्हें उजाड़ा गया है। अब फैक्ट्री उक्ट्री बनाने के लिए क्या किया जाता है, लोगों का ज़बरदस्ती ज़मीन उमीन जो है ले लिया जाता है, उनको उजाड़ दिया जाता है अपने वहाँ से। ठीक है, वहाँ के परिवेश को नष्ट कर दिया गया, जिससे पर्यावरण का संतुलन बिगड़ गया है। नए उद्योगों के स्थापित होने से तथा उनसे निकलने वाले कचरे व अन्य पदार्थों के कारण पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है तथा खतरा उत्पन्न हो रहा है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर आप लिख सकते हैं बच्चों। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर क्या है कि संवदिया के आधार पर हरगोविंद के चरित्र की किन्हीं 4 विशेषताओं पर साधारण प्रकाश डालिए। अब संवदिया के आधार पर हरगोविंद के चरित्र के बारे में इस तरह से आप लिख सकते हैं, जैसे कुशल संवाद वाहक था, वो ईमानदार और परिश्रमी व्यक्ति था, भावुक था, विनोदी स्वभाव का था, अनपढ़ किंतु लोकाचार की गहरी पहचान थी उसके अंदर। ठीक है, मानवीय और पारिवारिक संबंधों की समझ थी। तो इस प्रकार से आंसर आप लिख सकते हैं बच्चों। अगला प्रश्न देखिए, रोगी बालक के प्रति गांधी जी का व्यवहार उनके व्यक्तित्व की किस खूबी को दर्शाता है। तो आंसर इस प्रकार से लिखेंगे कि गांधी जी बहुत ही दयालु और सहृदय व्यक्ति थे। रोगियों की सेवा करना वो अपना धर्म समझते थे। बालक के पेट में जब दर्द असहनीय हो गया तो वह सिर्फ बापू को ही बुलाने की बात कर रहा था। बापू के स्नेह और सेवा से वह ठीक हो गया। गांधी जी रोगियों की मनस्थिति को भांपकर उनसे प्रेम का व्यवहार करते थे। जिन रोगियों के पास लोग जाने से कतराते थे, जैसे तपेदिक का रोगी, वे स्वयं उनके पास जाते और देखभाल करते थे। इन उदाहरणों से गांधी जी के उच्च व्यक्तित्व का परिचय मिलता है कि गांधी जी बहुत उच्च व्यक्तित्व वाले आदमी थे, एक तरह से लेजेंड व्यक्ति थे। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर आप लिख सकते हैं बच्चों। ओके, चलिए अब हम लोग आ गए हैं 13वें क्वेश्चन के अंदर। 13वें क्वेश्चन में आपको गद्यांश दे दिया है, 2 गद्यांश, इनमें से किसी एक की आपको सप्रसंग व्याख्या करनी है। तो पहला वाला गद्यांश कुछ इस तरह से है, वीडियो पॉज करके आप रीड कर सकते हैं। और जो आपका सेकंड वाला गद्यांश है, इसके अथवा में है दे रखा है, ये कुछ इस प्रकार से, इसका मैंने आपको सप्रसंग व्याख्या करके बता रखा है। तो सप्रसंग व्याख्या करने के लिए सिंपल सा फंडा मैंने आपको बता रखा है। स्टार्टिंग की कुछ लाइनें उठा लीजिए, जैसे यहाँ से यहाँ तक की लाइन मैंने ले ली है कि मैं साथ चलने लगा, फिर लास्ट की लाइन उठा लीजिए, मुझे सूझ गया, ये वाली लाइन मैंने उठा ली है, मुझे सूझ गया, और बीच में डैश 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 डैश। ठीक है, फिर संदर्भ की बात करें तो पाठ का नाम क्या है, गांधी, नेहरू और यासेर अराफात, और लेखक कौन है हमारे, भीष्म साहनी जी। फिर प्रसंग के अंदर बता देंगे इन लाइनों के अंदर क्या बताया गया है। इस पाठ के अंदर मेन चीज़ क्या देखने को मिलता है कि प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक ने गांधी जी के साथ बिताए अपने निजी क्षणों का उल्लेख किया है, सेवाग्राम में बिताए दिनों तथा गांधी जी के साथ प्रथम अनुभव को दर्शाया है। और फिर उसके बाद आपको व्याख्या कर देनी है, जैसे लेखक गांधी जी की एक झलक देखने के लिए एवं उनसे बातचीत करने के लिए प्रातः ही उनकी टोली में सम्मिलित हो जाता है। लेखक भीड़ में 1-2 लोगों को पहचान लेता है, वह
सबकी आंख बचाकर गांधी जी को निहार रहा था। उनके सरल स्वभाव से वह प्रभावित था। गांधी जी की धूल भरी चप्पल इस बात का परिचायक थी कि वो इतने प्रसिद्ध होने पर भी अपनी ओर ध्यान नहीं देते थे, एक साधारण जन की तरह रहते थे। लेखक खुद को उस महान व्यक्तित्व के सामने बौना मान रहा था। तो इस प्रकार से आप यहाँ व्याख्या कर सकते हैं। अब विशेष के अंदर आप लिख सकते हैं गांधी जी के सरल और सहज व्यक्तित्व का प्रभावशाली चित्रण है इसके अंदर पाठ में, और भाषा सरल, सुबोध और सजीव इस पाठ के अंदर इस्तेमाल किया गया। चित्रात्मक वर्णन है, वर्णनात्मक शैली का सुंदर प्रयोग यहाँ पर किया गया है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर आप लिख सकते हैं। आगे चलते हैं। अब हम लोग आ गए हैं 14वें क्वेश्चन के अंदर। इस सैंपल पेपर के अंतिम प्रश्न के अंदर यहाँ पर 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, 2 में से किसी एक क्वेश्चन का आंसर आपको देना है 60 शब्दों के अंदर, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर 14वें का पहला कि धरती का वातावरण गर्म क्यों हो रहा है, इसके गर्म होने में यूरोप और अमेरिका की भूमिका लिखिए। तो देखिए धरती का वातावरण गर्म हो रहा है, इसकी बहुत सारी आप कारण लिख सकते हैं। पहला, वातावरण गर्म होने का कारण आज का औद्योगिक विकास के चलते हम जो उद्योग धंधों कल कारखानों लगा रहे हैं उनसे वातावरण को गर्म करने वाली गैसें निकल रही हैं। ये गैसें वातावरण के तापमान को कई डिग्री बढ़ा रही हैं, ठीक है। जो हम लोग लगातार फैक्ट्री लगा रहे हैं ना कि चलो भैया फैक्ट्री लगाते हैं, इससे लगातार भैया धुआं निकलता रहता है। कई ऐसी फैक्ट्रियां मैंने देख रखी हैं, दिन रात धुआं निकल रहा है, ठीक है। उससे क्या हो रहा है, तापमान बढ़ रहा है, और जैसे जैसे धरती का तापमान बढ़ता चला जाएगा हमारे ग्लेशियर्स जो है वो पिघलते चले जाएंगे, समुद्र का लेवल बढ़ता चले जाएगा और धरती पर डिसबैलेंस क्रिएट हो जाएगा, जो कि बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात है बच्चों। दूसरा पॉइंट देखिए बच्चों, इसके अंदर बताया गया है कि जो वातावरण हमारा गर्म हो रहा है वर्तमान समय में, तो उसके अंदर यूरोप और अमेरिका की क्या भूमिका है। तो आंसर इस तरह से है कि ये हानिकारक गैसें सबसे अधिक यूरोप और अमेरिका जैसे देशों से निकलती हैं। इन देशों में लगे उद्योगों से निकलने वाली ग्रीन हाउस गैसों से वातावरण सर्वाधिक प्रदूषित हो रहा है। आज के टाइम पे ज़्यादातर जो ग्रीन हाउस गैसें निकल रही, ग्रीन हाउस गैस का मतलब होता है ऐसी गैसें जो वातावरण को गर्म करती है, ठीक है। ये क्या करती है भैया, ये बिल्कुल भैया जो आपका धरती का वायुमंडल है यहाँ पर जा कर के एक लेयर बना लेती हैं। अब क्या होता है कि सूरज का जो लाइट आता है हमारी धरती पर और रिफ्लेक्ट हो जाना चाहिए, यानी आया और गया ऐसा हो जाना चाहिए, और ऐसा होता भी आया था पहले के टाइम पे। लेकिन जब ये गैस बहुत ज़्यादा इकट्ठा होकर के इस तरह से एक लेयर बना लेती हैं, तो सूरज से उसका जो गर्मी है वो आता तो है, लाइट आता तो है, लेकिन ये लेयर उसको बाहर नहीं निकलने देता है, ठीक है। इसे ही ग्रीन हाउस गैस कहते हैं, इस लेयर को, जो ये लेयर बनाती है। अब जब भैया सूरज का जो गर्मी है वो बाहर नहीं निकलेगा, धरती का तापमान बढ़ेगा, और जब धरती का तापमान बढ़ेगा तो हमारे जो ग्लेशियर्स हैं वो पिघलेंगे, और ग्लेशियर अगर पिघलेगा तो हमारे जो समुद्र के नज़दीक जो शहर है, जैसे मुंबई हो गया आपका, कोलकाता हो गया, ठीक है, और जो सो कि आपका इधर ये ले लीजिए ना, न्यूयॉर्क हो गया, इस तरह के जो शहर है वो डूब जाएंगे आने वाले टाइम में, और धरती पर जो है तबाही मच जाएगा, डिसबैलेंस क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो भूमिका है यूरोप और अमेरिका की है। आप कह सकते हैं वातावरण गर्म होने से क्या हानियां होंगी, यहाँ पर बताया भी गया है। इन गैसों द्वारा तापमान बढ़ने के कारण समुद्रों का पानी गर्म हो रहा है, धरती के ध्रुवों पर जमी बर्फ पिघल रही है, और मौसम का चक्र बिगड़ रहा है तथा पर्यावरण असंतुलन पैदा हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। इसे रोकने के लिए क्या कर सकते हैं हम, इन हानियों से बचने के लिए हमें प्रकृति के विकास के साथ लेकर के चलना होगा, यानी कि ऐसा विकास करना होगा जिससे कि हम अपना डेवलपमेंट भी कर सके और प्रकृति का भी ध्यान रख सके। उद्योग धंधों में ऐसे विकल्प चुनना होगा जिससे हमारे पर्यावरण को भी हानि ना पहुंचे, जैसे बंजर जमीन पर औद्योगिकीकरण करना, यानी कि फैक्ट्रियां लगाना, जंगलों को बेवजह ना काटना। इससे हम पर्यावरण के विनाश को रोक सकते हैं। आशा करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा बच्चों। आगे चलते हैं। इसी क्वेश्चन के अंदर आपको एक अथवा दे दिया है, एक चॉइस दे दिया है, यानी कि अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता है तो नीचे वाला क्वेश्चन आप अटेंड कर सकते हैं। इसके अथवा में, इसके चॉइस में देखिए क्या क्वेश्चन हमसे पूछा है। क्वेश्चन है कि मालवा में जब सब जगह बरसात की झड़ी लगी रहती है तब मालवा के जनजीवन पर इसका क्या असर पड़ता है। तो आंसर इस प्रकार से आप लिखेंगे कि मालवा में जब सब जगह बरसात की झड़ी लगी रहती है तब मालवा का जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। इधर उधर सभी जगह पानी भर जाता है, जगह जगह लबालब पानी रहता है। जितने भी छोटे मोटे नदी नाले दिखाई देते हैं सब बरसाती पानी से भरे होते हैं।
अतः लोगों की दिनचर्या में बाधा बरसात की झड़ी के कारण दिखाई देती है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर आप लिख सकते हैं। और यहाँ पर हमारा हिंदी का सैंपल पेपर नंबर 6 जो था वो ख़त्म होता है। आशा करता हूँ कि ये पूरा सैंपल पेपर आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा बच्चों। ओके, बस बच्चों यही था आज का ये वीडियो। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए। जितना ज़्यादा वीडियो को आप लाइक करते हैं उतना ज़्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोज़ को बनाने के लिए। चैनल पर अगर आप नए आ गए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बगल में आपको बेल का घंटी या घंटा कुछ भी कह सकते हैं उसका आइकन देखने को मिलेगा। उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि जो भी हम नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन पर आ जाया करे और आपकी तैयारी और बेहतर तरीके से हो सके। और अगर आप हिंदी के जो आपके एग्ज़ाम्स होने वाले हैं उसकी तैयारी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो आप हिंदी के 20 सैम्पल पेपर्स की PDF बाय कर सकते हैं। ठीक है, वैसे तो ये 199 का है सैम्पल पेपर का PDF, लेकिन अगर अभी आप लेते हैं तो 50% का आपको डिस्काउंट देखने को मिलेगा। उसके लिए आपको एक कूपन कोड लगाना पड़ेगा VSP07। इस व्हाट्सअप नंबर पे आपको कांटेक्ट करना है, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। ठीक है, उनको ये कूपन कोड बताना पड़ेगा। उसके बाद आपको ये जो सैम्पल पेपर से केवल 99 रुपीज़ में देखने को मिल जाएंगे। इस हिसाब से एक सैम्पल पेपर आपका केवल 5 रुपये का पड़ा। ठीक है, अगर आप इन सैम्पल पेपर्स को लेते हैं तो आप अपनी परीक्षाओं की तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।